नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में, क्योंकि यह जो चैप्टर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपसह संयोजक यौगिक, जैव अणु का लगभग हमने सब कुछ समाप्त कर दिया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उपसह संयोजक यौगिकों का बेसिक चीज। फिर इसके बाद आएगा आपका नामकरण, फिर इसके बाद बीबीटी आएगा, वदर सिद्धांत, सीएफटी, स्टेप बाय स्टेप सब आपको समाप्त कर देंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आपकी परीक्षाओं में आना ही आना। बस ध्यान ये रखिएगा कि आरसी सिंह चैनल में से केवल वही पढ़ाया जाता है जो सिलेबस एनसीईआरटी के द्वारा, माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा निर्धारित किया गया है। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने जा रहा है, टॉपिक्स होने जा रहा है, वो उपसह संयोजक यौगिक है। तो आइए उपसह संयोजक यौगिक को जानने के लिए इसकी जो बेस है, इसकी जड़ है, इसको समझाने जा रहे हैं। और आरसी सिंह चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से आपको मैटर मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। यहाँ से देखते हैं सबसे पहले योगात्मक या आणविक यौगिक। योगात्मक या आणविक यौगिक एक ही चीज है, या आणविक यौगिक। आणविक यौगिक एक बार मैं क्लियर करना चाहता हूं, देखना चाहता हूं क्या कि ये पूरा वीडियो दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ, दिखाई तो दे रहा, थोड़ी 1 मिनट। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स हमारा आ गया, क्या आ गया आपका, योगात्मक या आणविक यौगिक। ये होते क्या है कि जब विलयन में 2 या 2 से अधिक लवण, जब विलयन में 2 या 2 से अधिक लवण मिल करके कोई एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं। मैं यहाँ लिख दूं परिभाषा, ध्यान रखिएगा। जब विलयन में, जब देखो यहाँ थोड़ी सी 1 मिनट, जब विलयन में दो या 2 से अधिक, चलिए हमने देखिए परिभाषा लिख दिया है। यहाँ देखिए, फटाफट देखिए। जब विलयन में 2 या 2 से अधिक लवण साधारण आणविक अनुपात में संयुक्त होते हैं, तब नए यौगिकों के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। यही क्रिस्टल योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक लवण, 2 या 2 से अधिक लवण जब विलयन में मिल करके ये योगात्मक मतलब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। और यही क्रिस्टल जो होते हैं वो योगात्मक यौगिक या आणविक यौगिक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ग्रुप में आप देखिए, हमारे पास 2 लवण हैं। एक पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट, ये दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर इसको पानी में मिलाएंगे, अगर हम इसको पानी में मिलाएंगे तो ये बनेगा क्या भैया, आपका बन जाएगा ये पोटेशियम सल्फेट इंटू एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24 H2O बन जाता है। ये पोटास एलम फिटकिरी बन जाता है, जो कि क्रिस्टल होता है। इसी को हम योगात्मक यौगिक कहलाते हैं। अब यही योगात्मक यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। अगर इनको नोट किया जाए तो कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, है ना। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला तो आपका द्विक लवण है। क्या है? पहला आपका है द्विक लवण। द्विक लवण
पहला आपका द्विक लवण हो गया और दूसरा आपका उपसह संयोजक यौगिक हुआ। तो द्विक लवण क्या है इसके बारे में जानो फटाफट। द्विक लवण क्या है? वे यौगिक जो विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। ऐसे लवण जो विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। जैसे घोला गया विलयन में या विलायक में घोला गया, तो वो जो लवण था अपने आयनों में टूट गया, तो उसको कहते हैं द्विक लवण, डबल सॉल्ट। लेकिन जो लवण अपने आयनों में नहीं टूटते हैं उसी को कहते हैं जटिल यौगिक या उपसह संयोजक यौगिक। तो यह दो प्रकार के होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यौगिक होता है, यौगिक अपने सरल आयनों में विलयन में वियोजित हो जाता है, विलयन में वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाता है, ये हो गया। ठीक है। जैसे फिटकिरी ही को मान लीजिए, जब फिटकिरी को हम घोलेंगे, जब फिटकिरी को हम पोटेशियम सल्फेट इंटू एल्युमिनियम सल्फेट इंटू 24 H2O को जब हम जल में घोलेंगे तो ये किस में टूटेगा भैया? ये पोटेशियम ये आपको फिटकरी किस में टूटेगा? तो ये टूटेगा K+ में टूटेगा और टूटेगा Al+++ में टूटेगा और साथ में सल्फेट अब माइनस में टूट जाएगा। तो मतलब यहाँ जो द्विक लवण है ये अपने अवयवों में टूट जाता है। जल में घोलो तो पोटेशियम आयन में टूट जाएगा, सल्फेट आयन में टूट जाएगा और एल्युमिनियम आयन में टूट जाएगा। तो ऐसे यौगिक को, ऐसे योगात्मक यौगिक को, ऐसे आणविक यौगिक को हम द्विक लवण कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर जो दूसरा प्रकार है, जो आपका दूसरा प्रकार है वो आपका है उपसह संयोजक यौगिक। उपसह संयोजक यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक। तो ये जो है अपने सरल आयनों में नहीं टूटते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जलीय विलयन में अपने आयनों में नहीं टूटते हैं। ये यौगिक जलीय विलयन में अपने सरल आयनों में नहीं टूटते हैं, ये हो गया। ये ऐसे यौगिक होते हैं जो सरल आयनों में टूटते ही नहीं, मतलब इनको जल में घोलो तो नहीं टूटेंगे। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम ले लें, क्या ले लें एग्जाम्पल के रूप में हम, और इनको क्या करें, जैसे पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम Fe(CN6) ये है। अगर इसको हम तोड़ेंगे, अगर इसको हम जल में घोलेंगे तो अपने पूरे अवयवी आयनों में नहीं वियोजित होगा। मतलब पोटेशियम तो अलग हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये FeCN6 जो लिखा है ये नहीं टूटता। तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहते हैं? उपसह संयोजक यौगिक कहते हैं। इनको जटिल यौगिक भी कहते हैं, इनको जटिल आयन भी कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब इसका नाम क्या है, नाम तो हम आगे चलकर बताएंगे, लेकिन आपकी समझदारी के लिए हम इसको बता दें कि इसको क्या कहेंगे? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, इसका आपका IUPAC नाम है। तो यहाँ से आपको 2-3 पता चला कि योगात्मक या आणविक यौगिक क्या होते हैं। ये होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक द्विक लवण, एक उपसह संयोजक यौगिक। ये दो चीज आपको क्लियर हो गया।
अब जब ये क्लियर हो गया तो इसके बाद देखिए ये जो आपका इसी को हमको पढ़ना है, इसी को हमको पढ़ना है, ये उपसह संयोजक यौगिकों के बारे में पढ़ना है। तो इस उपसह संयोजक यौगिक में हमको ये देखना है कि ये के क्या है, Fe क्या है, Cn क्या है, इन्हीं के बारे में हमको डिटेल से पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता है। केंद्रीय धातु परमाणु बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला आ गया केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। जी ये क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केंद्रीय धातु परमाणु। तो देखिए इसकी अगर परिभाषा लिखें हम तो हम क्या इसको वीडियो रोक करके परिभाषा लिख दें, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। और क्या वीडियो अच्छा दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा हो, एक मिनट। चलिए हमने एक परिभाषा लिख दिया। केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है? उपसह संयोजक यौगिकों में उपस्थित वह धातु परमाणु जिसके चारों ओर निश्चित ज्यामिति व निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले आयन अथवा समूह जुड़े हों, केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए क्या, इसी को जैसे हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, K4 Fe, यहाँ पर CN6, ये हमने लिख दिया। ये है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, है ना। अब इसमें देखिए उपसह संयोजक यौगिक है, तो इसमें हम ये पहचानना चाहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कौन है। तो देखिए ये आपका केंद्रीय धातु परमाणु है Fe, क्योंकि इसके चारों तरफ Cn का समूह जुड़ा हुआ है। तो Cn समूह जिसके चारों तरफ जुड़ा होता है उसी को केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। सेंट्रल मेटल आयन या सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम। तो यहाँ पर जो सेंट्रल मेटल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, वो है Fe। क्या है? Fe, इसको हम लिख देंगे सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? तो ये हो गया केंद्रीय धातु परमाणु। इसके बाद आता है सेंट्रल मेटल एटम के बाद आता है आपका क्या आता है, उपसह संयोजक परिसर। उपसह संयोजक परिसर, ये क्या है? ध्यान दीजिए, एक एक चीज ध्यान दीजिए, क्योंकि नामकरण जब आएगा ना तो फिर आपको वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए एक एक चीज पहले देखिए, बेसिक चीज जानिए। आप ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ पढ़ रहे हैं फिर आपको पता नहीं चला कैसे होता है। कुछ बच्चे हैं क्लास में, पता नहीं क्या पढ़ कर आते हैं, कहाँ से पढ़ कर आते हैं, फिर कहें क्या सर ऐसा नहीं हो सकता, क्या सर ऐसा नहीं हो सकता। अरे उसका तुम बेस चीज जान ही नहीं रहो, उसका निचोड़ जान ही नहीं रहो, और हवाई फायरिंग कर रहे, तो ऐसे पढ़ाई नहीं होती, बकवास करते हो क्लास में। तो आइए देखिए उपसह संयोजक परिसर क्या होता है। उपसह संयोजक परिसर अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बात समझ लीजिए, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा रहता है, मैं सिर्फ सिंपल लिख दे रहा हूं कि ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है, अंदर का भाग होता है, बस इतना जानो, ये बड़ा वाला ब्रैकेट होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपको लिखा है क्या, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसमें अगर हम कहा जाए पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट में कहा जाए कि इसमें उपसह संयोजक परिसर क्या है, तो देखिए उपसह संयोजक परिसर क्या है। ये लिख गया आपका K4, ये लिख गया आपका Fe, ये हो गया आपका CN6, ये। तो इसमें जो उपसह संयोजक परिसर है तो ये है आपका पूरा, ये ब्रैकेट वाला जो पूरा है, यही आपका क्या है, उपसह संयोजक परिसर। क्या है? उपसह संयोजक परिसर। ये होता है, ठीक है। तो यहां से दो बातें आपको क्लियर हो गई, सेंट्रल मेटल एटम क्या है और उपसह संयोजक परिसर क्या है। अब आगे इसके बाद देखिए और क्या आते हैं।
अब देखिए उपसह संयोजक जो परिसर है ये तीन प्रकार का हो सकता है। धनावेशित परिसर, ऋणावेशित परिसर और उदासीन परिसर। अगर इस पर धन आवेश है तो धनावेशित सहसंयोजक परिसर होगा। अगर ऋण आवेश है तो वहां कहेंगे उपसहसंयोजक ऋण परिसर वाला, यानी निगेटिव उपसहसंयोजक परिसर, धनावेशित उपसहसंयोजक परिसर। और अगर कोई आवेश नहीं है तो उदासीन सहसंयोजक परिसर होता है। इसको आपको ध्यान रखिएगा, ये तीन प्रकार का होता है। धनात्मक सहसंयोजक परिसर, दूसरा नेगेटिव यानी ऋणात्मक सहसंयोजक परिसर, और तीसरा उदासीन सहसंयोजक परिसर। जैसे अगर यहाँ पर देखा जाए हम तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अगर लिखना हो तो जैसे यहाँ पर आपको क्या है, ये वाला Fe6 ये है ना, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि जब ये टूटेगा, जब ये टूटता है ना, तो देखिए K+4 में बदलेगा और यहाँ पर FeCN6 ये जो है ये आपको -4 में, तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो जाएगा ऋणात्मक उपसहसंयोजक परिसर। और अगर इसी की जगह दूसरा कोई होता, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या आ सकता है, एक आपका आ सकता है Ag, क्या कर देते हैं यहाँ से Ag लिख देते हैं और इसके बाद NH3 और इसके बाद क्या लगा दे, कुछ भी लगा दो, जो लगाना ये। और अगर ऐसा करके यहाँ प्लस चार्ज है तो हम इसको कहेंगे धनावेशित उपसहसंयोजक परिसर। क्लियर? ध्यान से देखिए, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए और इसके बेसिक चीज जानिए, क्योंकि आज जो हम बता रहे हैं वो कल जो हम पढ़ाएंगे, इस कल के जो पढ़ाएंगे उससे सब रिलेटेड रहेगा। इसलिए आप एक एक चीज देखिए। तो ये हो गया उपसहसंयोजक परिसर। इसके बाद आता है आपका आयनिक मंडल या आयनिक परिसर। क्या आता है? आयनिक मंडल या आयनिक परिसर। तो आयनिक मंडल क्या है? आयनिक मंडल या परिसर, ये क्या होता है भैया? तो देखिए इसमें हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, देखिए ये ब्रैकेट के बाहर होता है, ये ब्रैकेट के बाहर होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? उपसहसंयोजक यौगिकों का वह भाग, उपसहसंयोजक यौगिकों का वह भाग, उपसहसंयोजक यौगिकों का वह भाग जो जल द्वारा आयनित हो जाता है, जो जल द्वारा आयनित हो जाता है, जल द्वारा आयनित हो जाता है, जल द्वारा आयनित हो जाता है। यानी जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जो भी आपका उपसहसंयोजक यौगिक है, उसका वह भाग जो जल द्वारा आयनित हो जाता है, यानी जल में मिलाओ तो अपने आयन में टूट जाता है। और पता है जो ये आपका उपसहसंयोजक मंडल है या परिसर है, इसको हम क्या करते हैं? आयनिक परिसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आयनिक परिसर भी कहते हैं। और इसको ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? ब्रैकेट के बाहर। और इसे बड़े कोष्ठक के बाहर लिखते हैं, लिखते हैं। क्या इधर दिखाई दे रहा है? मैं चेक कर लूं एक बार, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो इसे बड़े कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कुछ भी लिख दीजिए आप, जो भी आप लिखना चाहें। तो यहाँ पर CO करिए, कोबाल्ट करिए, यहाँ पर
NH3 यहाँ 5 करिए और ब्रैकेट लगाओ या उसके पहले क्लोरीन कर दो। अब यहाँ पर Cl करो और Cl करने के बाद यहाँ पर 2 लगा दो। ये हो गया ना। अब यहाँ देखिए जब ये टूटेगा, जब ये टूटता है ना तो क्या होता है, जब ये टूटेगा तो क्या होगा बताइए, कोई बता सकता है? तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये होगा आपका CO, यहाँ NH3 और 5 यहाँ Cl है, ये हो गया। और साथ में 2Cl, यहाँ माइनस लगेगा तो यहाँ पर प्लस प्लस लगेगा, क्योंकि यहाँ दो माइनस में आगे से तो यहाँ प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये वाला भाग जो है ना आपका, कौन वाला भाग, ये वाला, यही आपका है आयनिक परिसर या आयनिक मंडल। क्लियर? यानी ब्रैकेट के बाहर तो इसको रखा गया है, इसको ब्रैकेट के बाहर ही तो रखा गया है, तो इसी को हम कहते हैं आयनिक मंडल या आयनिक परिसर। ठीक है। अब ये सब देखिए, इतना सब होने के बाद आप जान लीजिए कि इसके बाद देखिए, हाँ और एक बात और सुन लीजिए, जो इसकी ये सब पढ़ा जाता है ना, एक परिभाषा होती है जो इसको पढ़ा जाता है, ये सब उपसंयोजक यौगिक जो पढ़ा जाता है, तो पढ़ने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत इसको पढ़ाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। हम लिख देंगे, क्या लिख सकते हैं, उपसहसंयोजक रसायन, उपसहसंयोजक रसायन। ये क्या है, इसको भी देख लीजिए यहीं पर, क्योंकि ये पूछ लेता है क्या होता है भैया। तो इसमें क्या लिखेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजक क्या लिखे हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को उपसहसंयोजक रसायन विज्ञान कहा जाता है। ये हो गया। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें उपसहसंयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को उपसहसंयोजक रसायन विज्ञान कहा जाता है। तो क्या इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर हो गया हो तो बताइए। ठीक है, तो चलिए आज जो हमने हल्की से जानकारी दिया है ये पूरा हो गया। तो इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगा, उपसहसंयोजक परिसर क्या होगा, आयनिक मंडल क्या होगा। अब हम आपको जो चीज बताएंगे वो होगा आपका क्या होगा, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि लिगेंड क्या है, दुर्बल लिगेंड क्या है, प्रबल लिगेंड क्या है, और फिर लिगेंडों के बाद इनका नामकरण कैसे किया जाता है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए आज की रात इतना ही। कल आपको सुबह ही हम बनाकर वीडियो, संडे है, संडे को बिल्कुल फ्री होकर बनाएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखिएगा और उसको जानने पर इनको भी जानते रहिए। ठीक है, तब तक सभी बच्चों को शुभ रात्रि और आराम से आप लोग सोइए। सुबह इसको हम अपलोड कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।